आज का वीडियो बहुत शानदार है और यह वीडियो नंबर आप सभी स्टाफ नर्स जो भी संविदा के लिए तैयारी करना चाहते हैं या चाहती हैं उन लोगों के लिए यह 9 नंबर का वीडियो है। अभी एडवर्टीजमेंट का कोई अता पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए खासकर पढ़ाई एक स्पीड में थोड़ा सा बना रहे, ठीक है, और प्रैक्टिस चालू रहे। तो इसके लिए मैं प्रतिदिन सुबह में क्लास ला रहा हूँ, ठीक है। आज का यह 9 नंबर का वीडियो है। इससे पहले नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, बिहार स्टाफ नर्स संविदा बहाली के लिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, कहता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कुल स्कोर कितना होता है। यानी जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, टोटल नंबर उसमें कितना दिया जाता है। जैसे ग्लासगो कॉमा स्केल है, हम जानते हैं कि उसमें टोटल 15 अंक होता है, 15 तक होता है। अपगार में अपगार में जो होता है, आपको पता है कि टोटल जो है कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है अपगार में, ठीक है। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कुल स्कोर कितना होता है, तो कुल स्कोर जो है आपका यहाँ पे 30 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, ओमेगा चिन्ह निम्नलिखित में से किस में देखा जाता है, ठीक है। ओमेगा साइन किस बीमारी में, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किस में देखने को मिलता है। तो ओमेगा साइन जो सीवियर डिप्रेशन वाला मरीज होता है उसमें देखने को मिलता है, अवसादग्रस्त डिप्रेशन वाला मरीज में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रेमा ने यह कहकर नाश्ता करने से इनकार कर दिया कि भोजन में विषैला पदार्थ है, यह किसका उदाहरण है। यानी रेमा को भोजन मिला, ठीक है, अब वह भोजन उसके अपने घर वाले दे या दोस्त कोई भी दे, ठीक है, भोजन उसको मिला, लेकिन रेमा ने एक कह दिया कि हमें भोजन नहीं करेंगे, भोजन में विषैला पदार्थ मीन्स पॉइजन है, ठीक है। उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया एक प्रकार से उसे, जबकि ये हकीकत नहीं है, ठीक है, ये हकीकत नहीं है। उसको भोजन मिला, ठीक, लेकिन उसको डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें रखा होगा। यानी बेगर सही चीज़ को जाने हुए वह मिथ्या विश्वास कर ली, झूठा विश्वास कर ली कि भोजन में पॉइजन है, ठीक है। और जब जहाँ भी झूठा विश्वास हो जाता है, रियलिटी नहीं होता है, तो उसे डेलूजन, भ्रम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइथेनिया ग्रेवी, ठीक है ना। माइथेनिया ग्रेवी एक बीमारी है जिसका प्रारंभिक लक्षण ये होता है कि इसमें मरीज जो माइस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित होता है उसका जो पलक होता है गिर जाता है, झुक जाता है, जिसे पिटोसिस बोलते हैं, पलकों का गिरना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोटिक दौरे वाले शिशु को निम्न द्वारा शांत किया जाता है। यानी बच्चे को साइनोटिक दौरा आ रहा है, ठीक है, सीजर आ रहा है, तो उसको शांत करने के लिए क्या करेंगे। साइनोटिक मतलब क्या होता है, श्वसन से जुड़ी हुई समस्या, और उसके कारण दौरा आ रहा है। तो जब बच्चा को श्वसन में दिक्कत होगा, ठीक है, उसको दौरा आएगा इससे बार बार, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम करते हैं चेस्ट नी पोजीशन देते हैं। चेस्ट नी चेस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि धरती से लगा हुआ छाती होता है, बच्चा का जो कूल्हा होता है ऊपर उठा हुआ होता है पैर के सहारा, और घुटना ज़मीन पर लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे घुटना छाती स्थिति, नी चेस्ट पोजीशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे है, कहता है लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग का मतलब है शीशा विषाक्तता, ठीक है। लीड पॉइजनिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। लीड पॉइजनिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने में है, ठीक है। तो लीड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, प्लम्बिज्म, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये सब जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप पढ़ते हैं डेली 20-25 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो आपका फ्लो रेट भी बना रहेगा पढ़ाई का, और अच्छा चीज़ भी आप सीखते रहेंगे, ठीक है। कहता है लोगन बो, देख लीजिए ध्यान से, लोगन बो का उपयोग किसके शैल चिकित्सा उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। लोगन बो जो होता है इसका उपयोग किस शैल क्रिया में किया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है, देख सकते हैं। चारों में से लोगन बो का उपयोग किसके शैल क्रिया में किया जाता है, यानी किसके सर्जरी के उपचार के बाद किया जाता है। तो जो क्लेफ्ट लिप होता है या क्लेफ्ट पैलेट होता है बच्चे में, तो
इस सर्जरी के बाद लोगन बो का उपयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन निम्नलिखित में होती है। कहता है कि जो फेस है, फेस के मसल्स में जो स्पाज्म होता है, ऐंठन होता है, तो इस ऐंठन को जो है हम लोग निम्नलिखित में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो ऐंठन होता है वह टेटनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेटनी के कारण होता है। टिटेनी जिसको बोल लीजिए, टेटनी के कारण यह ऐंठन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ब्रोंकी एक्टेसिस। ब्रोंकी एक्टेसिस की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है बढ़ा हुआ लक्षण या उससे और क्या खतरा हो सकता है। तो ब्रोंकोएस्टेसिस से आगे जो कॉम्प्लिकेशन और हो सकता है, फेफड़े में अवशेष, फोड़ा होना, एम्पाइमा होना, यानी एम्पाइमा के मतलब क्या होता है? फेफड़ा में पस जम जाना। बात समझ गए कि नहीं? ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बार बार होने वाला निमोनिया। क्या चीज़? बार बार होने वाला निमोनिया। ये सभी तो ब्रोंकोएक्टेसिस जो एक ब्रोंकिया उसका समस्या है, उसमें स्पाज्म हो जाता है। इससे होता ये है कि फेफड़ा में फोड़ा बनेगा, एम्पाइमा होगा, यानी फेफड़ा में जो है वायु भर जाएगा, ठीक है। बार बार निमोनिया हो सकता है, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, किस मधुमेह में बीटा कोशिकाओं को क्षति होती है? किस मधुमेह, किस टाइप के? हमको पता है DM डायबिटीज मेलिटस दो प्रकार के, टाइप 1 और टाइप 2, ये दो प्रकार के होता है। टाइप 2 जो होता है बढ़ते हुई एज के साथ मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण होता है। जो एक नॉर्मली व्यक्ति को डायबिटीज होता है वह टाइप 2 होता है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों में। टाइप 1 या तो जन्मजात भी हो सकता है या यह अधिकतर बच्चा में होता है, क्योंकि बच्चे से ही पैंक्रियाज खराब रहता है, तो जो बीटा सेल है वह इंसुलिन का निर्माण कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब होता है कि या तो पैंक्रियाज ठीक ढंग से विकसित नहीं रहता है या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं निकल पाता है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन तो निकलता है, बट बॉडी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। बात समझ गए? तो यह टाइप 1 क्वेश्चन समझ गए होंगे। टाइप 1 में बीटा कोशिका के क्षति होने से इंसुलिन निर्माण रुक जाता है। आगे है CSF में ग्लूकोज की कमी होना या उसका अनुपस्थित होना क्या दर्शाता है? CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो सेरेबेलम में स्पाइनल में फ्लूइड रहता है, उसमें अगर कमी हो जाता है ग्लूकोज की, तो चूँकि हम लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है ना, ये सब मौजूद होता है, ठीक है, ग्लूकोज, तो ये सब मौजूद होता है। तो उसी में ग्लूकोज अगर कम हो जाए अपने सामान्य से या फिर अनुपस्थित रहे, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह यही दर्शाता है, CSF में ग्लूकोज की कमी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस CSF जो होता है स्पाइनल, उसके दोनों साइड, चारों साइड से रहता है, ब्रेन के कवर करके रखता है मेनिंजिस, तो मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब बैक्टीरिया के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस, और ये कब होता है? जब ग्लूकोज की कमी या अनुपस्थित होती है तो। आगे है लेवन शंट किसमें किया जाता है? तो लेवन शंट जो होता है किसमें करते हैं? देखिए, किसी को अगर पेट में पानी भर जाता है तो पेट में एक नली डालकर और उस पेट को जो है हम दूसरे तरफ मोड़ देते हैं, किडनी के तरफ मोड़ दिए, जहाँ से पानी जो है किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो यह एसाइटिज में होता है, ठीक है ना, जलोदर एसाइटिज में। तो लेवन सेंट का बात अगर करेगा तो एसाइटिज में होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या बढ़ेगा? कुशिंग सिंड्रोम अगर किसी को होता है तो कुशिंग सिंड्रोम से क्या बढ़ेगा? तो कुशिंग सिंड्रोम से का क्या बढ़ेगा? चूँकि इसमें एड्रीनल ग्लैंड इफेक्टेड होता है, किडनी पर, दोनों किडनी पर छोटा सा एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, यह इफेक्टेड होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। और जब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो इससे ग्लूकोज स्तर, डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C राइट होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट पर लगी कुंद चोट। कुंद चोट मतलब क्या होता है? जोरदार चोट, तेजी से लगने वाला चोट या इंजरी, ठीक है ना। तो पेट पर अचानक या गंभीर चोट लगा तो उसमें सबसे आम चोट, सबसे प्रारंभिक रूप से, सबसे फर्स्ट रूप से कौन प्रभावित होता है? क्योंकि जो हमारा पेट है इसमें बहुत सारे ऑर्गेन हैं। एक साइड लीवर है, ठीक है, ब्लैडर है, सॉरी आपका क्या बोलते हैं उसको, पित्त की थैली है, ठीक है ना, अग्नाशय है, प्लीहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पेट के एरिया में ऑर्गेन है, आंत है। तो इस अनुसार अगर पेट पर जोरदार चोट लगता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पहुंचता है वह पहुंचता है किसको? स्प्लीन को, तिल्ली को, ठीक है। तो अगर पेट पर जोरदार चोट लगा है तो सबसे इफ़ेक्ट पड़ता है तिल्ली पर, उसके बाद किस पे? लीवर पर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? डिस्टल रेडियस, ठीक है, रेडियस जो हाथ में होता है उसका फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, ठीक है, ह्यूमा फ्रैक्चर, मोंटेगिया फ्रैक्चर, ग्लेजी फ्रैक्चर, कॉलेज फ्रैक्चर। तो डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को कॉलेज फ्रैक्चर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला एजेंट इन चारों में से कौन सा है? एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियासाइड, फंगीसाइड, बैक्टीरियोस्टेट। देखिए वृद्धि को रोकने वाला बोल रहा है, न कि मारने वाला। तो रोकने वाला मतलब वृद्धि को रोकेगा, मारने वाला मतलब मार देगा जड़ से। तो रोकने वाला अगर पूछे और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने वाला पूछे तो बैक्टीरियोस्टेट। बैक्टीरियोस्टेट करता है क्या कि यह बैक्टीरिया के इफेक्ट को रोकता है, प्रभाव को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। जबकि बैक्टीरियासाइड क्या करता है कि यह कंप्लीटली मार देता है, यह रोकता नहीं है, यह ख़त्म कर देता है। तो दोनों में यही अंतर है। स्टेट मतलब तत्काल उसके प्रभाव को रोक देगा। ओके, चलिए फंगीसाइड है, तो फंगीसाइड है भाई फंगस के लिए है, तो बैक्टीरिया के लिए तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है? हमारे बॉडी में पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, तो इन सब में पोटेशियम का लेवल कितना होता है? पोटेशियम हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादा होने से खतरा भी होता है। तो पोटेशियम लेवल बॉडी में कितना होता है? 3.5 से 5, याद रख लीजिए, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे, इनमें से सभी न्यूरोट्रांसमीटर है सिवाय, यानी सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर यानी ब्रेन को सिग्नल देने वाला केमिकल है सिवाय एक को छोड़कर। देखिए डोपामाइन, ये भी एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, न्यूरोट्रांसमिट करता है, यानी न्यूरॉन को सूचना देता है। गावा, ये भी आपका जो है क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन, ये भी एक जो है ब्रेन का सिग्नल देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। जबकि ट्रोपोनिन है, यह हार्ट मसल्स में पाया जाता है, हार्ट के मायोकार्डियम में पाया जाता है ट्रोपोनिन। यह एक एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गर्म, सूखी और गुलाबी त्वचा, पिंक स्किन किसमें देखी जाती है? तो सूखी हुई, गर्म और गुलाबी त्वचा यह किस टाइप में दिखी जाती है? तो यह दिखी जाती है न्यूरोजेनिक शॉक में, यानी जिसको ब्रेन में समस्या होने से, ब्रेन में चोट लगने से अगर शॉक लगता है तो उससे जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि गर्म, सूखी, गुलाबी त्वचा उसी में दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं जोन्स क्राइटेरिया किसके डायग्नोसिस में मदद करता है? यानी जोन्स क्राइटेरिया जो ये निर्धारित करता है कि यह बीमारी है, यह किसमें डायग्नोसिस में मदद करता है? जोन्स क्राइटेरिया, तो यह निर्धारित करता है, जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर में जो है डायग्नोसिस में मदद करता है। आगे है एब्डोमिनल मस्कुलर गार्ड इनमें मौजूद होता है, यानी पेट, एब्डोमिनल मस्कुलर, पेट के जो मांसपेशी है उसको सुरक्षा इनमें मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? तो ये होता है पेरिटोनाइट्स में। पेरिटोनाइट्स में एब्डोमिनल मस्कुलर गार्ड मौजूद होता है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं वारफिरिन टॉक्सिसिटी का इलाज क्या है? वारफिरिन जो ब्लड को पतला करता है, थिन करता है, ठीक है।
अगर ओवरडोज दे, टॉक्सिसिटी कब होता है? जब ओवरडोज जाता है। तो अगर मान गए ब्लड को पतला करने वाला ओवरडोज, ज़्यादा डोज दिया जाए, तो फिर उसके लिए कौन सी है टॉक्सिसिटी, उसको काटने के लिए कौन सी मेडिसिन है? तो ये होता है फाइटोनाइडिन, जिसे विटामिन के बोलते हैं। इसका इंजेक्शन देंगे तो ब्लड जो है थक्का बनेगा, जो पतला ज़्यादा डोज दिया गया है उसको थक्का बनाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? याद रखिएगा, कई बार पूछता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है, और यह कहाँ, ग्लोमेरुलोसा कहाँ होता है? किडनी में। तो एल्डोस्टेरोन, याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन। आगे है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है सेल्सियस में? तो ये आपको कन्वर्ट करके बताना है, आप लोग कमेंट करें। ओके, चलिए आगे है। कह रहा है कोविड पॉजिटिव मरीज है, उसके बिस्तर चादर को हमें क्या करना है? डिसइंफेक्ट करना है, कीटाणु रहित करना है। तो इनमें से हम किस घोल का उपयोग करेंगे? तो देखिए, जो पावरफुल होगा उसका उपयोग करेंगे। तो डिटॉल नॉर्मल होता है। क्या आप इससे एक मरीज के चादर और बिस्तर को धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइसोल, सेवलॉन। सेवलॉन और डेटॉल दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में आता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही छट जाएगा। लाइसोल भी उसी प्रकार से होता है। तो इसमें बचता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो काफ़ी पावरफुल होता है, और इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं बिस्तर चादरों को कीटाणु रहित करने में। ठीक है, आगे देखिए, कहता है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकालीय तंत्रिका, कंकालीय मसल्स। ठीक है, मांसपेशी। इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी इसकी गति को मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्केलेटन मसल्स के एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी आता है, यही किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है हेपरिन का एंटीडोट क्या है? हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट वही बात है। देखिए, वारफेरिन का तो बता दिए विटामिन के आता है। हिपेरिन भी ब्लड को पतला ही करता है, लेकिन इसका एंटीडोट क्या होगा? तो इसका एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे है नुकीले उपकरणों को इनसे स्टरलाइज नहीं करना चाहिए। मान गए कोई धारदार उपकरण है, कोई नुकीला उपकरण है, तो हम उसको किस चीज़ से स्टरलाइज नहीं करेंगे? ऑप्शन 4 है ठंडा करके। भाई ठंडा करके कर ही सकते हैं। उबाल कर, हॉट एयर ओवन में, एंटीसेप्टिक घोल से। देखिए, जितने भी नुकीले धारदार हथियार होते हैं, आप उसको गर्म में नहीं कर सकते हैं, उबाल के नहीं कर सकते, वरना उसका धार, उसका नोक ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, इसमें नहीं करेंगे, बाकी तीनों से कर सकते हैं। चलिए आगे है। आगे एक अच्छा क्वेश्चन है, ICU में नर्स और मरीज का आदर्श अनुपात क्या है? देखिए, ICU में वैसे तो नर्स और मरीज के बीच का जो अनुपात है NaBH और INC के अकॉर्डिंग, वह 1 पेशेंट और 1 मरीज होना चाहिए। ठीक है, ICU में। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे हॉस्पिटल वाले सब कमाने के लिए वह एक नर्स को 3-3, 4-4 पेशेंट दे देते हैं। ठीक है, 2-2 पेशेंट दे देते हैं। तो 2 पेशेंट तक तो चलता है, लेकिन अगर क्रिटिकल, अगर भेंट पेशेंट है, भेंट बेड अगर मिला है, तो भेंट वाले बेड पर 1 नर्स काफ़ी होता है। ठीक है, सख्त गाइडलाइन है कि भेंट मरीज पर 1 ही नर्स 1 भेंट पेशेंट को देखेगी, उस पर सख्त है। लेकिन अगर नॉर्मल ICU का बात किया जाए तो उस पर 2 पर 1 चल सकता है। ठीक है, लेकिन गाइडलाइन कहता है 1 पर 1, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं प्रश्न है, प्रश्न अपना यहीं पर समाप्त हो गया। और आप लोग खुद देखे होंगे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें और ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा मात्र चैनल है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जॉब, पढ़ाई सब चीज़ आपको दिखाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।